नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम मिश्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीएस कोचिंग पे। दोस्तों, आपके पीछे दिख रहा होगा भारत और नेपाल संबंध के ऊपर एक वीडियो है, ये आपके लिए छोटा सा। आज के अखबार में एक खबर छपी है, आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो नेपाल के इनके समकक्ष प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जी, इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, शिखर वार्ता हुई और उसमें कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी। दोनों देशों ने कुछ सहमति पत्र एक तरीके से तैयार किया, कुछ समझौते किए। तो उसी विषय पर ये वीडियो छोटा सा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक दो नज़रिए से है ये। एक, अगर हम पहली बात करें कि भारत नेपाल संबंध जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहली बात तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है और कहीं न कहीं भारत और नेपाल के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं शुरू से ही, अगर देखा जाए तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से या एक दशक से कह लीजिए, चाइना जिस तरीके से, चीन ने नेपाल के ऊपर अपने विस्तार की नीति अपनाई है और जिस तरीके से नेपाल में उसने अपनी कोशिशें बढ़ाई हैं ताकि वो भारत के साथ अपना जो शक्ति संतुलन है उसको ठीक रख सके, उस दृष्टिकोण से भारत के साथ नेपाल के संबंधों की मजबूती और समीचीन और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पड़ोसी देश होने के अलावा भारत के साथ जो दो पड़ोसी देश हैं कायदे से, अगर हम देखें सिग्निफिकेंट रूप में, एक तो चाइना और दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों के साथ हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर हो रही हैं बड़ी मात्रा में, एक तरीके से विस्तार में, और उनके साथ संबंध भी हमारे बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते हैं। हालांकि चीन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत बढ़िया है और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि जो व्यापार संतुलन है हमारा, वो अच्छा नहीं है भारत के पक्ष में चाइना के साथ। यानी कि हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे हैं जितना कि इंपोर्ट लगातार करे जा रहे हैं चीन के साथ। तो वो भी कहीं न कहीं भारत के हित में नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि भारत कमज़ोर भी नहीं है चाइना की तुलना में। अगर हम कहें कि भारत एक कमज़ोर देश है, तो वो भी कहना ठीक नहीं होगा। तो भारत की अपनी शक्तियों को लेकर अगर हम बात करें, तो हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद दूसरा देश जो पाकिस्तान है, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं या इनकी जो हरकतें हैं, इससे तो हम सब वाकिफ़ ही हैं, है ना? जैसे कहा जाता है ना, गाँव में एक लड़का होता है जो कि कहता है, "ना खेलब ना खेले देम", यानी ना तो वो खेलता है ना खेलने देता है। खुद तो भीख मांगने की स्थिति में है वो। खुद तो पता चल रहा है कि कभी जनता चली जा रही है प्रधानमंत्री के घर में मौज मना रही है, कहीं कभी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है वहां के जो रह रहे हैं पहले के। तो ये लगातार परंपरा वहां की रही है। वहां के लोकतंत्र की स्थिति आपने जानी है, आप देखते रहते हो, न्यूज में पढ़ते रहते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन दूसरे जो तरीके हैं पाकिस्तान के, खासकर से भारत की सुरक्षा को जो खतरा वो लगातार प्रस्तुत करता रहता है, वो बहुत गंभीर हैं। उस नजरिए से भी भूटान, नेपाल आदि देशों के साथ हमारे संबंध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। श्रीलंका भी उसमें एक था, श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पहले ही आप देखते हो कि खत्म हो चुकी है एक तरीके से। तो उस नजरिए से भी भारत और नेपाल के संबंध मजबूत हो जाते हैं। और इन दोनों दृष्टिकोणों से आपके लिए ये सवाल करंट अफेयर्स के अंदर बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि महत्व का सवाल बनता है। फैक्चुअल करंट अफेयर्स जहां पूछा जाता है जिन परीक्षाओं में, उसमें भी जो भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब जगह आप जानते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स होते हैं, सवाल होते हैं, वो पूछे जाते हैं। यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध क्या है, कैसा है, आर्थिक संबंध कैसे हैं, सामरिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध कैसे हो रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे विस्तार ले रही हैं, इन सब बातों पे हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, आज का जो समाचार पत्र है 2 जून का, उसमें आज के समाचार पत्र का एक फोटो आपके सामने, इमेज आपके सामने दिख रही है। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसमें छपी खबर है। हालांकि महत्वपूर्ण जितने भी समाचार पत्र हैं, अंग्रेजी हिंदी, सब में ही इस खबर को हाईलाइट किया गया है, मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली है इसको। तो देखिए, भारत नेपाल रिश्ते को देंगे हिमालय की ऊंचाई। मोदी जी का कथन है कि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हिमालय जैसी ऊंचाई हम भारत और नेपाल के रिश्तों को देंगे। द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई है, मोदी जी बोल रहे हैं साझेदारी को सुपरहिट बनाने के लिए हमने कई अहम निर्णय लिए हैं। तो इसमें कई सारे निर्णय ऐसे हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी हैं। अब जैसे एक हेडलाइन यहाँ पे और बन रही है कि नेपाल में भारत लगाएगा उर्वरक प्लांट। भारत जो है नेपाल में अपनी जो आर्थिक
एक तरीके से कह सकते हैं मौजूदगी है उसको बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और भारत ने कहा है कि वो नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाएगा, खाद बनाने की या फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने की एक प्लांट की घोषणा भारत ने की है। और साथ ही साथ 10,000 मेगावाट बिजली भारत खरीदेगा नेपाल से, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल में बिजली की जो खपत है वो कम है और उत्पादन की स्थितियां अच्छी हैं नेपाल में, भूटान में बिजली के। तो उनको भारत जो है वहां पे बिजली उत्पादन को बढ़ावा देता है और वहां से बिजली सस्ती दरों पे अपनी खपत के लिए, अपने एक तरीके से हम बोले कंजम्पशन के लिए हम लेते हैं। तो दो बातें दिख रही हैं। प्रचंड ने मोदी के कार्यकाल में भारत के आर्थिक परिदृश्य में आए बड़े बदलावों को सराहा। यानी कि दूसरी तरफ प्रचंड साहब जो है मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी साहब का जब से कार्यकाल चल रहा है तब से भारत और नेपाल के संबंध में नई ऊर्जा आई है, नए तरीके के विकास हुए हैं, विकास की स्थितियां बदली हैं और उन बदलावों की वो प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बैठक कहाँ हुई? सबसे पहला सवाल यही बनता है करंट अफेयर्स का, अगर फैक्चुअल सवाल के नजरिए से हम देखेंगे तब। तो ये बैठक हो रही है कहाँ पे? ये बैठक हो रही है नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में, है ना। 2 तारीख का अखबार है ये, कल यानी कि 1 जून को ये बैठक हुई है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। ये द्विपक्षीय बैठक है। आप जानते हो कि 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, एक द्विपक्षीय वार्ता, दूसरी बहुपक्षीय वार्ता या बहुपक्षीय संबंध और द्विपक्षीय संबंध। जब 2 अलग-अलग राष्ट्रों के बीच में कोई समझौता होता है, कोई एमओयू साइन होता है, कोई वार्ता होती है, कोई बातचीत होती है, तो उसको हम द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। अगर 2 से अधिक देश शामिल हैं उसमें तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुपक्षीय। और नेपाल का एक और महत्व आप ध्यान रखते होंगे जरूर कि नेपाल जो है, जो 7 राष्ट्रों का समूह है जिसको सार्क कंट्रीज हम कहते हैं, है ना, दक्षेश हिंदी में कहते हैं, दक्षिण एशियाई देशों का जो समूह है जिसमें भारत अग्रिम भूमिका में रहता है, अग्रणी भूमिका में रहता है, उसका भी एक साथी है ये। इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक। तो अब पढ़िए, खबर को पढ़ लेते हैं और उसमें जो बातें समझ आने वाली हैं उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करते चलूंगा। देखिएगा, भारत और नेपाल आपसी रिश्ते को हिमालय की ऊंचाई देने की कोशिश करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व अन्य जो भी मुद्दे हैं उन्हें सही भावना के साथ सुलझाएंगे। ये कोट अनकोट है, यानी कि नेपाल प्रधानमंत्री जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके साथ गुरुवार को द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद पीएम मोदी ने भारत की भावना को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। ये मोदी जी का कथन है। कोट अनकोट का मतलब होता है जब कोई बात किसी ने कही हो उसको एज इट इज लिख दिया जाए तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो भारत और नेपाल आपसी रिश्ते को हिमालय की ऊंचाई देने की कोशिश करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व अन्य जो भी मुद्दे हैं उन्हें सही भावना के साथ सुलझाएंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। इसके बाद प्रचंड दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद, यानी दिसंबर 2022 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। और उसके बाद ये अपने पहले विदेश दौरे पर थे भारत में, यानी कि भारत इनके लिए विदेश दौरा था। हमारे मोदी जी अगर चाहें तो रोज ही सुबह जाएं शाम को लौट आए, वो अलग बात है। ठीक, लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड का अपने सत्ता को संभालने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये पहला विदेशी दौरा था भारत का। और पीएम मोदी के साथ उनकी वार्ता के बाद जिस तरह की सहयोग की घोषणाएं की गई हैं वह इस बात की गवाही दे रही हैं कि नेपाल को आर्थिक मदद करने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। नेपाल को आकर्षित करने में भारत का मुकाबला चीन के साथ है। जैसा मैंने आपको पहले ही इसकी पृष्ठभूमि के तौर पे बैकग्राउंड की जानकारी दी कि क्यों नेपाल और भारत के संबंध महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना भी नेपाल में अपनी स्थितियां विस्तृत कर रहा है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, आर्थिक समीकरण अपना अच्छा कर रहा है, सामरिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण से भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। उसकी तुलना में भारत भी पीछे नहीं है और भारत कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रहा है चाइना के साथ नेपाल में अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में या नेपाल को अपनी तरफ अपने पक्ष में करने में, है ना। नेपाल के कई राजनीतिक दल भारत के बजाय चीन को वरीयता देने का काम करते आए हैं। चीन को भी नेपाल जो है, अब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि महत्व देने लग गए हैं, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से भी। मोदी और प्रचंड के सामने दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये अगेन एक हमारे लिए फैक्चुअल कंटेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इन दोनों के बीच में इस वार्ता के अंदर? 7 समझौतों पर, है ना, जबकि 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। अब 7 पे सहमति हो गई, 7 समझौते हो गए जिन पे 6 प्रोजेक्ट्स पे काम भी शुरू हो गया। भारत ने नेपाल में उर्वरक प्लांट लगाने की मांग को स्वीकार कर लिया, जो पहले भी हमने हेडलाइन में पढ़ लिया, और पीएम मोदी ने स्वयं इसकी घोषणा की। भारत ने न सिर्फ नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया है,
दूसरा समझौता क्या हो गया? पहला हो गया कि भाई उर्वरक प्लांट लगाएगा नेपाल में भारत। दूसरा, भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली अगले 10 सालों में खरीदेगा, ठीक। और नेपाल में बनी बिजली को बांग्लादेश को बेचने में भी उसकी क्या करेगा? वो मदद करेगा। यानी नेपाल, आप जानते हो कि नेपाल की स्थिति और बांग्लादेश की स्थिति कैसी है। तो अब भारत कह रहा है कि भाई नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेच सके, इसमें भारत बीच में है तो वो मदद करेगा कि भारत से होते हुए नेपाल की बिजली बांग्लादेश तक भी पहुंच सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, उसकी व्यवस्था भी भारत करने की वादा यहाँ पे कर रहा है। यह आने वाले दिनों में भारत नेपाल भूटान व बांग्लादेश के बिजली सेक्टर को आपस में जोड़ने में एक अहम कदम साबित हो सकता है, ठीक। तो चारों देशों के बीच में जो बिजली के आधार पर कनेक्शन हैं, संबंध संबंध जुड़ने की बात है, वो सामने आ रही है कि अगर ऐसा भारत करेगा तो भविष्य में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में बिजली के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक आपस में जुड़ाव कायम करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत ने नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी, बिहार से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला किया। एक तीसरी बात हो गई यहाँ पे, क्या होगी तीसरी बात? ध्यान रखना है कि भारत ने क्या किया है कि नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह, वो भारत से नेपाल में जो पहुंच रहे हैं, वो उसकी जो विस्तार सीमा है ना, ये भारत की जो बिहार में मोतिहारी जिला है, मोतिहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार कहां तक कर दिया इसने? चितवन तक कर दिया, ठीक। पहले वो मोतिहारी से अमलेखगंज तक था, अब वो चितवन तक बढ़ेगा। उसका जो पाइपलाइन है वो बढ़ाई जाएंगी, बिछाई जाएंगी। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक दूसरी पाइपलाइन बिछाने का भी फैसला किया गया। चौथा फैसला हो गया, देखो चौथा समझौता क्या दिख रहा है आपको कि एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी भारत और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए। कहां से कहां तक? सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के बीच। सिलीगुड़ी कहाँ है? आप सब जानते हो, पश्चिम बंगाल में है ना। तो यहां से लेके सिलीगुड़ी से लेके कहां तक? पूर्वी नेपाल के बीच में झापा तक, नेपाल का झापा जगह है, झापा स्थान है, वहां तक ये दूसरी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के बाद ही नेपाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान उन्होंने हिट साझेदारी की बात कही थी। 9 वर्षों में आपसी रिश्तों में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। मोदी ने कहा, आज मैंने और नेपाली समकक्ष प्रचंड ने भविष्य में अपनी साझेदारी को सुपर हिट बनाने के लिए कई निर्णय किए हैं। पहले हिट थी, अब सुपर हिट बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच नए रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। एक पांचवा समझौता देखो, दोनों देशों के बीच में नए रेल लिंक भी स्थापित किए जाएंगे। भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत के जो रेल संस्थान है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे नेपाल के जो रेल कार्मिक हैं, जो रेल में काम करने वाले, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिरसा व झूला घाट में 2 पुलों का निर्माण भी भारत करेगा। अब देखिए 7 हो गए होंगे लगभग आपके पास, है ना। तो सिरसा और झाला घाट के बीच में 2 पुलों का निर्माण भी भारत करेगा। निर्माण अपनी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूंजी का जो एक तरीके से निवेश है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कर रहा है लगातार नेपाल में। वो चीज का यहाँ पे एक समझौता और दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए भी समझौता किया गया। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट जो है इंडिया में, तो आप देख ही रहे हो कि हर छोटे बड़े अमाउंट के लिए डिजिटल पेमेंट का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। और अब लगभग लगभग देखा जाए तो बहुतायत मात्रा में ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो डिजिटली होते हैं, यूपीआई और वॉलेट के थ्रू, या फिर आईटीआर, या मतलब आरटीजीएस या एनईएफटी या आईएमपीएस के थ्रू होते हैं, है ना। इससे विद्यार्थियों, पर्यटकों व चिकित्सा के लिए आने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के धार्मिक संबंधों को भी मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। अब रामायण सर्किट के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। रामायण सर्किट से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, जो रूट है एक पूरा रामायण के अंदर, जो जो प्रमुख स्थल रहे हैं, स्थान रहे, उनको जोड़ने की जो योजना है ना, उस सर्किट को भी विस्तार दिया जाएगा, तेजी लाई जाएगी, इसको जल्दी पूरा करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। दोनों देशों ने नागरिकों को आसानी से आने जाने की सुविधा देने वाली पारगमन समझौते की समीक्षा को लेकर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितनी सीमा है? फैक्चुअल क्वेश्चन देखो यहां से बनता है कि भारत और नेपाल कुल कितने किलोमीटर सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं आपस में? तो 1850 किलोमीटर। और कई स्थलों पर सीमा विवाद भी हैं। इस बारे में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। प्रचंड ने मोदी के कार्यकाल में भारत के आर्थिक परिदृश्य में आए बदलाव
की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के साथ आपसी संबंधों सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रचंड ने देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। भारत का राष्ट्रपति कौन है इसे मैं आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इसी को लेकर अभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया किसका, नए संसद भवन के निर्माण का। उनका कहना यह था कि भाई चूंकि संसद जो है आर्टिकल 79 आप पढ़ेंगे तो संसद किससे बनती है, भारत के राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो उनका कहना था कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। मोदी जी अपने आप को कहीं ना कहीं पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, हर चीज में आगे रहने के लिए ये उद्घाटन खुद कर रहे हैं। ये गलत है, राष्ट्रपति के साथ अन्याय है। राष्ट्रपति महोदया को इसका जिम्मेदारी देना चाहिए था, इस तरीके की बात। तो वो भी आप करंट से अपडेटेड हुई। इससे पूर्व वे राजघाट भी गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं उनके समाधि पर भी पुष्प अर्पित किए, है ना। अब यहाँ पे 6 परियोजनाओं की वर्चुअली शुरुआत भी हो गई। कौन कौन सी 6 परियोजनाएं हैं देख लीजिए। बहराइच के रुपई डीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट का शुभारंभ। बहराइच का जो रुपई डीहा स्थान है और नेपाल का जो नेपालगंज है, इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। ठीक है, वर्चुअल तरीके से। बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई, है ना। बिहार में एक जगह है बथनाहा, यहां से नेपाल तक कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। ध्यान रखना है, स्थानों का नाम पूछा जा सकता है। जयनगर और बर्दीबास रूट पर कुर्था से बैजलपुरा तक 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक का उद्घाटन किया गया। भैरहवा यानी नेपाल में पड़ता है ये, और सोनौली जो भारत में है, में एकीकृत चेक पोस्ट का शिलान्यास हुआ। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के तहत दूसरे चरण की सुविधाओं का शुभारंभ हुआ, जो हमने देखा कहां तक जाएगी, चितवन तक जाएगी। ठीक, गोरखपुर के भुटवल ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का शुभारंभ हुआ। तो ये कुछ परियोजनाएं थी जिनको कि क्या किया गया है, वर्चुअली इनको एक तरीके से इनकी शुरुआत कर दी गई, इनका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आज के न्यूज़पेपर की थी, जो मैंने आपसे चर्चा की एक मुद्दे पे। ऐसे और वीडियोस आपके बीच में मैं लाता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि जहां भी रहूं, जिस तरीके से भी जो भी उपलब्ध संसाधन हो, जरूरी ना हो कि मैं ऑफिस में रहूं या डिजिटल बोर्ड पे रहूं तभी आपके साथ चर्चा करूं। कोशिश रहेगी वैसी ही, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि ऑफिस में नहीं हूं, मैं थोड़ा बाहर आना जाना ज्यादा रह रहा है, तो उस केस में ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे जो आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। और आप और हम अगर जुड़े रहेंगे तो ज्ञानवर्धन होता रहेगा, आप सीखते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे, और ये क्रम ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।